हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेरी की एंड वैल्यू के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि अटेंशन स्कोर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। बट उससे पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। उससे आपको कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा आज के वीडियो के लिए। एंड फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया था, इनपुट प्रिपेयर करी थी ट्रांसफार्मर के लिए। उसके लिए हमने टोकनाइजर यूज किया था। टोकनाइजर ने क्या किया था, टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद टोकनाइजर ने सभी टोकन्स को यूनिक आईडीज दे दी थी। फिर वो जो आईडीज थी एम्बेडिंग लेयर के पास गई थी एंड एम्बेडिंग लेयर ने वेक्टर बना दिया था हर टोकन के लिए। उसके बाद हमने पोजिशनल इनकोडिंग यूज करी थी क्योंकि हमें हर टोकन की पोजीशन भी ऐड करनी थी। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर्स को एम्बेडिंग वाले जो टोकन्स थे उनके साथ एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म कर दिया था और हमें फाइनल वेक्टर मिल गया था। इस स्टेप के बाद क्या हुआ था, हमारी इनपुट रेडी हो गई थी ट्रांसफॉर्मर के लिए। फिर हमने इनकोडर के बारे में पढ़ा था एंड हम पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर, जिसमें 6 इनकोडर्स एंड 6 डिकोडर्स हैं। और मैंने आपको बताया था आप एक इनकोडर का काम सीख लो, वैसे ही बाकी सारे इनकोडर भी काम करेंगे। इनकोडर की मेन जॉब क्या होती है, इनकोडर लर्न करता है कि हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। एंड ये रिलेशनशिप लर्न करने के लिए, वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लर्न करने के लिए एनकोडर क्वेरी, की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करता है। हर टोकन के 3 काम होंगे, क्वेरी, की एंड वैल्यू। एंड मैंने आपको बताया था ये भी कि क्वेरी, की एंड वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए वेट मैट्रिसेस चाहिए होती हैं। तो हमने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो हमारा इनपुट सेंटेंस था ये वाला, उसमें से मैंने आपको एक टोकन के ऊपर बताया था कि क्वेरी, की एंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हमने लव टोकन पे काम किया था। तो जब ये वाली 3 वेट मैट्रिसेस थी, इनको हमने शुरू में रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं, ये विद टाइम लर्न होती हैं, इपोक बाय इपोक लर्न होती हैं। क्वेरी वाली वेट मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट को क्वेरी गेट करने के लिए। एंड सेम इनपुट को अगर आप की वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कीज मिल जाती हैं टोकन्स के लिए। एंड सेम इनपुट को अगर आप वैल्यू वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यूज मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हमें ये क्वेरी, की एंड वैल्यू मिली थी लव टोकन के लिए। और मैंने आपको बताया था आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे सभी टोकन्स के लिए। इतना काम हमने कर लिया है अभी तक। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सभी टोकन्स के लिए क्वेरी, की एंड वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। हमें सभी की क्वेरी, की एंड वैल्यू मिल गई, सारे के सारे टोकन्स की। पर गाइज अभी भी ना एनकोडर को पता नहीं चलेगा कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए हमें अटेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी एनकोडर को पता चल पाएगा कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो काम करना है आज हमने। तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्वेरी विद द की। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्वेरी टोकन with the keys of all the tokens including love token. So query of love token is getting multiplied with key of my token. फिर query of love token is getting multiplied with key of name token. इसी तरह से देखो, query of love सभी दूसरी कीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अपने आप से भी वो मल्टीप्लाई हो रही है, देख रहे हो, query of love token, key of love token। ठीक है, इस तरह से हम सभी क्वेरीज को सभी बाकी कीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका सिंपल मतलब है कि क्वेरी ऑफ लव टोकन इज आस्किंग हाउ मच डू आई मैच विद दिस वर्ड। हर वर्ड के लिए वो अपने आप को ये क्वेश्चन कर रही है कि हाउ मच डू आई मैच विद दिस वर्ड, देन हाउ मच डू आई मैच विद द नेक्स्ट वर्ड, इस तरह से। तो हर एक डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना, जब आपने क्वेरी ऑफ लव टोकन को की ऑफ माय टोकन से लेट्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नंबर मिलेगा। इसी तरह से इस मल्टीप्लिकेशन के बाद ना आपको एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है, इन सभी के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो जो नंबर बड़ा होगा मतलब वो वर्ड्स ज्यादा रिलेटेड हैं, एंड जो नंबर्स स्मॉल होंगे मतलब वो वर्ड्स बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं ना, लव टोकन के लिए ही अटेंशन स्कोर को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम क्वेरी ऑफ लव टोकन लेंगे एंड की ऑफ लव टोकन लेंगे। तो इनके बीच में अटेंशन स्कोर अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो गाइस अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने ये वाला एग्जांपल किया था, क्वेरी भी कैलकुलेट की थी, की भी कैलकुलेट की थी, वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। तो क्वेरी ऑफ लव क्या है, ये वाला वेक्टर, ये ले लो। की ऑफ लव क्या है, ये है, इसको ले लो।
अभी इनके ऊपर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दो। डॉट प्रोडक्ट से सिंपल मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फिर उनको ऐड कर दो। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। आपको क्या वैल्यू मिली? 0.80379। तो ये वैल्यू क्या बता रही है? ये वैल्यू बता रही है अटेंशन स्कोर। मतलब ये बता रही है कि हाउ स्ट्रांगली द वर्ड लव इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्योंकि मैंने क्या लिया यहाँ पे? क्वेरी ऑफ लव एंड की ऑफ लव। तो वो खुद से कितना रिलेटेड है ये वैल्यू ये बता रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से ना लव टोकन के लिए आपको 8 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, हर टोकन के लिए आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? 8 टोकन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं हमारे इनपुट सेंटेंस में? 8 ही हैं। तो हमें हर वर्ड के लिए देखना है ना कि कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है करंट वर्ड के लिए। तो इसलिए नंबर ऑफ जो नंबर्स होंगे ना वो 8 होंगे हर टोकन की क्वेरी के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल लव के लिए आपको इस तरह के 8 अटेंशन स्कोर्स मिले। ये जो 8 नंबर्स हैं ना ये अटेंशन स्कोर्स हैं। और ये अटेंशन स्कोर्स हमें कैसे मिले? जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया ना, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, आपको वैल्यूज मिलेंगी और वो 8 वैल्यूज हर टोकन के लिए ऐसे हो जाएंगी। जैसे माई टोकन के लिए ऐसे 8 वैल्यूज होंगी, लव टोकन के लिए 8 वैल्यूज होंगी, आरोही टोकन के लिए 8 वैल्यूज होंगी, हर टोकन के लिए ऐसे ही 8 वैल्यूज होंगी। और ये जो 8 वैल्यूज हैं ये अटेंशन स्कोर्स हैं। और मैंने आपको अभी बताया था जिस भी टोकन की वैल्यू हाई होगी उस वो वाला जो टोकन है उसको ज्यादा अटेंशन देगा करंट वाला वर्ड। तो अगर आप इसी एग्जांपल में देखो तो फर्स्ट नंबर है 0.05। दैट मीन्स जो लव टोकन है वो 5% अटेंशन देगा माई टोकन को। फिर उसके बाद है 10% अटेंशन मिलेगी नेम टोकन को, 60% अटेंशन मिलेगी इसको, 25% अटेंशन मिलेगी आरोही को। तो इसी तरह से बाकियों के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 60% अटेंशन हाईएस्ट है ना इस टोकन के लिए। तो मतलब जो करंट टोकन है वो इस टोकन को ज्यादा अटेंशन देगा। तो इस तरह से आपको अटेंशन स्कोर्स मिलते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। अब हम क्या करते हैं ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और टोकन के लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं अटेंशन स्कोर। तो अभी सपोज करो क्वेरी ऑफ लव एंड की ऑफ माई टोकन के बीच में हमने काम करना है। अब आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करो। उसके बाद आपको ये वैल्यू मिल गई। जब आपने सब्स्टिट्यूट करा, वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये बता रहा है हाउ स्ट्रांगली द वर्ड लव इज रिलेटेड टू वर्ड माई अकॉर्डिंग टू द मॉडल। तो इसी तरह से ना गाइस आप सबके लिए कैलकुलेट करते हो वैल्यूज। अब एक प्रॉब्लम है आगे, वो क्या है कि अगर आपकी क्वेरी एंड की वेक्टर्स का साइज बड़ा हो, मतलब आपको याद है हमने लास्ट क्लास में डीके पढ़ा था। व्हाट इज डीके? मैंने बताया था ना, डीके मींस कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको एक क्वेरी वेक्टर या की वेक्टर में मिलेंगी। एंड मैंने आपको बताया था इस तरह से हम डीके कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज हमारे एग्जांपल में डीके की वैल्यू है 64। तो मतलब जो आपके क्वेरी वेक्टर्स हैं सभी टोकन्स के एंड जो की वेक्टर्स हैं सभी टोकन्स के, उनके अंदर 64 वैल्यूज हैं, 64 कॉलम्स हैं। हर टोकन के लिए 64 वैल्यूज हैं। अब होता क्या है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट को परफॉर्म करोगे क्वेरी एंड की के ऊपर, तो वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। पर उससे पहले ना हम एक बार अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर ओपन कर लेते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं आज एंड हम क्या करने वाले हैं आगे। तो देखो ये पेपर है हमारा, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसको स्क्रॉल करो और आपको आना है इस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं आज, ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इनका मतलब क्या है। एंड इसकी जो इमेज है ना वो ये वाली है, रिलेटेड इमेज। तो पहले थोड़ा सा हम इस इमेज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम फॉर्मूला पे आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, हमें क्वेरी को किससे मल्टीप्लाई करने, बाकी सारे टोकन्स की से। जैसे कि क्वेरी ऑफ लव टोकन को हमने मल्टीप्लाई करना है की ऑफ ऑल अदर टोकन्स। दैट मीन्स क्वेरी एंड कीज यहां जाएंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होएगी। अब जो मैंने आपको बोला
कि एक प्रॉब्लम है, अभी मैं डिस्कस कर रही थी ना कि जब आपने क्वेरीज एंड कीज को मल्टीप्लाई किया, बट अगर क्वेरीज एंड कीज का साइज बड़ा हुआ, वेक्टर्स का साइज बड़ा हुआ, अगर डीके का साइज ज्यादा होगा, अगर डीके 64 है जैसे कि हमारे केस में, तो क्वेरी एंड की जो वेक्टर्स होंगे उनमें वैल्यूज ज्यादा होंगी, तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने ये बोला था आपको। अब वो प्रॉब्लम क्या आएगी वो देख लें। तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, जब आपके पास इतनी सारी वैल्यूज होंगी ना, तो आप यहाँ पे देखो, ये वाले सेक्शन के बाद ये वाला तो ऑप्शनल है पार्ट, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज। आप ये देखो आगे क्या यूज हो रखा है, उससे सॉफ्ट मैक्स यूज हुआ है। तो होगा क्या, यहां से वैल्यू यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, ऐसे ही होगा ना काम। तो ये जो सॉफ्ट मैक्स है ना, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आप स्केलिंग नहीं यूज करते हो, सिंपल आपने क्वेरीज एंड कीज को मल्टीप्लाई किया और वो बन गई इनपुट, जो भी आउटपुट वहां से निकली वो इनपुट बन गई सॉफ्ट मैक्स की, लेट्स से। तो होगा क्या, अगर आप यहां से आउटपुट सीधा सॉफ्ट मैक्स को दोगे, सॉफ्ट मैक्स के पास चले गई वो, तो सॉफ्ट मैक्स के पास जब काम हो रहा होगा वो वैल्यूज इतनी लार्ज होंगी कि सॉफ्ट मैक्स के पास ना वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो आउटपुट होएगी ना, हम उनके ऊपर स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर हम स्केलिंग नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केल करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्यू एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द ट्रांसपोज ऑफ की, वी कैन use q with the key transpose and then scale it by dividing by the square root of dk, and the square root of dk is 8 because dk is 64. एंड गाइज डोंट वरी, अगर ये फॉर्मूला अभी समझ नहीं आ रहा ना, मैंने अभी समझाया नहीं है, अभी समझाऊंगी। अभी के लिए जितना समझा रही हूँ बस उतना अंडरस्टैंड करो। इस वीडियो के एंड तक आपको जो ये फॉर्मूला है ना पेपर का, ये जो पूरा फॉर्मूला मैं अभी डिटेल में समझाऊंगी आपको। तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। अभी के लिए आप इतना अंडरस्टैंड करो कि ये जो आप फॉर्मूला आप यूज करोगे ना, इस फॉर्मूला से क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप क्वेरी को बाकी सारी कीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो सभी टोकन्स के लिए, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी ना वो रीजनेबल रेंज में होंगी। एंड गाइज यही रीजन है कि इसको स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बोला जाता है। पेपर में देखो क्या हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। तो हेडिंग का मीनिंग समझ आया। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, उसके बाद हमने उसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड स्केल्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यूज आई ना, उनको हमने स्केल करा, उनको ना रेंज में लेके आए ताकि वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ना आए। जब ये इनपुट बनेगी सॉफ्ट मैक्स की तो तब वो प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने बीच में पहले स्केलिंग भी कर दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉफ्ट मैक्स। तो अब हम सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे। स्केलिंग के बाद क्या होगा, सॉफ्ट मैक्स अप्लाई होगा। एंड ये फॉर्मूला है ना। तो सॉफ्ट मैक्स का मतलब क्या है, हम सॉफ्ट मैक्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है स्कोर्स को प्रोबेबिलिटीज के अंदर। तो जब आप सॉफ्ट मैक्स अप्लाई कर दोगे तो जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे ये लव टोकन के लिए आपको टेंशन स्कोर मिला है सभी के सभी 8 टोकन्स का, ऐसे ही सभी टोकन्स के लिए होगा। तो ये जो वैल्यूज होंगी ना, सॉफ्ट मैक्स जब आप अप्लाई कर दोगे ये सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में होंगी। एंड जब आप पूरी रो की वैल्यू को ऐड करोगे तो वो सम अप होके 1 बन जाएगी। ठीक है, आप इसी एग्जांपल में देख लो, अगर आप इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे तो 1 बन रहा है ना। तो ये सॉफ्ट मैक्स के बाद वाली आउटपुट है। तो इस तरह की आउटपुट, इस तरह की वैल्यूज हमें चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, लव टोकन का जो अटेंशन स्कोर है आफ्टर सॉफ्ट मैक्स इस तरह का मिल गया हमें। यहाँ पे जो आप थर्ड वाला वर्ड देख रहे हो, थर्ड वाली वैल्यू जो कि है 0.60, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्वेरी ऑफ लव जो है ना, वो ज्यादा अटेंशन देगी उस वर्ड को जिसका स्कोर कितना है 0.60। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें अटेंशन वेट्स मिल जाते हैं। बट गाइज आपने नोट किया, अभी तक हम सिर्फ क्वेरी एंड की बात कर रहे हैं, हमने वैल्यू की कोई बात नहीं करी। हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया क्वेरी एंड की पे, उसको स्केल कर दिया, उसको सॉफ्ट मैक्स को दे दिया। बट अभी तक की तो कोई बात नहीं हुई ना। देखो फॉर्मूला पे दोबारा आते हैं। देखो हमने ये वैल्यू वाला जो पार्ट है ना अब यूज करेंगे। अभी तक हमने इस पार्ट की डिस्कशन नहीं करी, हमने सिर्फ इतने पार्ट की डिस्कशन करी।
तो हमें यहाँ पर इस वाले स्टेप के बाद क्या मिला? यहाँ पर हमें सभी टोकन्स के लिए 8 वैल्यूज़ मिली। वो 8 वैल्यूज़ हमें बताएँगी कि जो पर्टिकुलर टोकन की क्वेरी है, वो किस वर्ड को कितनी अटेंशन देगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हो? आपको इतना पार्ट करा, डीके का स्क्वायर रूट करा था ताकि वैल्यू स्केल हो जाएँ, फिर हमने उसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। गाइज़ अभी भी मैंने फॉर्मूला डिटेल में नहीं बताया, इसके बाद हम डिटेल में समझेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, तो इसलिए डोंट वरी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही। अगर आपको 10-20% भी समझ आ रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो आप। अभी जब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे ना इसके बाद, तब आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? जस्ट कीप वॉचिंग, जितना समझ आ रहा है समझो, साथ में जब आगे मैं इसको और ज़्यादा इलैबोरेट करूँगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है? तो सिंपल अभी के लिए क्या अंडरस्टैंड करना है, पहले हमने क्वेरी एंड की ट्रांसपोज़ को मल्टीप्लाई करा, फिर उसके साथ अब हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो अटेंशन वेट्स हैं, हमने इनको क्या कर दिया, वैल्यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड इस तरह का आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं, इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। तो गाइस लास्ट लेक्चर में जब हमने क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो हमें ये मिला था, क्वेरी क्या थी? क्वेरी एक मैट्रिक्स थी जिसमें रियल नंबर्स थे एंड शेप क्या थी क्वेरी मैट्रिक्स की? 8 into 64, दैट मीन्स 8 रोज एंड 64 कॉलम्स। 64 कॉलम्स क्यों थे? क्योंकि डीके का साइज था 64 एंड इस तरह से हमें डीके मिला था, है ना? तो हर टोकन के लिए हमारे पास 64 वैल्यूज थी। सेम इसी तरह से की भी एक मैट्रिक्स थी जिसमें 8 रोज एंड 64 कॉलम्स थे। अब गाइज की ट्रांसपोज, अब जो मैं बोल रही थी ना, Q इंटू के ट्रांसपोज, अब यहाँ पे वो पार्ट डिस्कस करेंगे। की ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। की ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रोज कॉलम बन जाएंगे एंड कॉलम रोज बन जाएंगे। एंड वो हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमने क्वेरीज को कीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना होगा। मतलब ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो हमारे केस में क्या है? क्वेरी के कॉलम कितने हैं? 64। की रोज कितनी है? 8। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने कीज को ट्रांसपोज कर दिया, मतलब रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम्स को रोज बना दिया। एंड आफ्टर ट्रांसपोजिंग की क्या बन गई? की ट्रांसपोज क्या बन गई? हमारे पास 64 रोज हो गई एंड 8 कॉलम्स हो गए। तो गाइस सिर्फ इसलिए हमने ट्रांसपोज किया की को, क्योंकि हमने क्वेरीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। की ट्रांसपोज क्यों करा? क्योंकि क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई करना है, वैसे की को मल्टीप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी सिर्फ मैं इतने पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ, अभी बाकी पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना पार्ट डिस्कस हो रहा है। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेरी की शेप है वो है 8 into 64 एंड की ट्रांसपोज की शेप है 64 into 8। इनर डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट आपको क्या मिला? 8x8 मैट्रिक्स मिल गई। अब ये 8x8 मैट्रिक्स का क्या मतलब है? 8x8 मैट्रिक्स मतलब 8 रोज होंगी, 8 ही कॉलम्स होंगे। हर रो का क्या मतलब? हर टोकन की क्वेरी। एंड कॉलम का क्या मतलब? कॉलम मतलब सिमिलैरिटी विद अनदर टोकन्स की। तो आप एग्जाम्पल देखो, इस तरह की ना मैट्रिक्स आपको मिलेगी। देख रहे हो? क्वेरी ऑफ लव जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो यहाँ पर है। इसी तरह से हमने सभी टोकन्स की क्वेरीज को बाकी सभी टोकन्स की कीज के साथ चेक करा, ठीक है? इस तरह से काम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, रो नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 3, इसका क्या मतलब है कि हाउ मच लव टोकन अटेंड्स टू इज टोकन, ठीक है? इसी तरह से हर टोकन बाकी सारे टोकन्स को कितना अटेंड कर रहा है वो ये वैल्यू बता रही है। बड़ी वैल्यू मतलब ज्यादा अटेंड कर रहा है, छोटी वैल्यू मतलब कम अटेंड कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ दोबारा। अब आपको ये वाला पार्ट समझ आया? ये क्यों हम स्क्वायर रूट ऑफ डीके क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ से मिलेगी वो वैल्यूज इतनी बड़ी होंगी कि जब वो सॉफ्टमैक्स के पास जाएंगी तो सॉफ्टमैक्स जो है वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम उन वैल्यूज को स्केल करेंगे डीके के स्क्वायर रूट के साथ। एंड डीके की वैल्यू है 64, उसका स्क्वायर रूट निकालो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर हमने उसके ऊपर सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया। ये देखो, यही वाला सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे।
ये देखो ये वाले स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, पहले क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई किया, फिर स्केल किया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ डीके यहाँ पे हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा एक चीज बताती हूँ, ये वाला जो काम है वो कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ये जो स्केल वाला काम है, ये वाली जो चीज है स्क्वायर रूट ऑफ डीके, स्केलिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड काम मैंने ये बोला, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, हम यूज नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? सॉफ्ट मैक्स अप्लाई कर दिया। सॉफ्ट मैक्स हमने अप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो भी वैल्यूज हमें मिली, अटेंशन स्कोर्स मिलते हैं ना, जो भी रॉ वैल्यूज होती हैं, उनको हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में लेना होता है, और वो सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में रहें, और हर रो के लिए, हर टोकन के लिए जो 8 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि 8 टोकन्स हैं, उनको अगर आप सम अप करो तो आपको आउटपुट 1 मिले। तो वो काम करने के लिए हमने सॉफ्ट मैक्स यूज करा। उसके बाद हम वैल्यूज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज इस तरह से आप अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करते हो। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।